अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जब हम एसे राइटिंग की बात करते हैं तो एसे राइटिंग का जितना ताल्लुक टेक्निक के साथ है उतना ही ताल्लुक इसका रीडिंग के साथ है। जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो वही मटेरियल है जो आप रिप्रोड्यूस करने वाले हैं पेपर के अंदर। अब बहुत सारे असातिज़ा कराम ऐसे हैं जो इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ओपिनियन को लेकर एसे लिखते हैं, which is right. There is nothing wrong with writing an essay from your own opinion or from your own experience of something. But the only problem is that when a student is not a seasoned reader, a regular reader, and when a student does not have enough information on a given topic, then it is impossible to write an essay. ऐसे आप तभी लिख सकते हैं जब आपने किसी चीज़ के बारे में आपको पहले से मालूम हो। ये नहीं हो सकता कि आजकल जिस तरह का हमारा मीडिया है उससे चीज़ें सुन के या सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट अबाउट दोज़ थिंग्स, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो यू हैव टू रीड अबाउट समथिंग। टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस session. One is education, which we have already done, and the other one is democracy. एजुकेशन और डेमोक्रेसी जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हर ऐसे के टॉपिक के अंदर आती है। वो डेमोक्रेसी के बारे में पूछे, ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछे, इवन जब हम बात करते हैं कि वॉर ऑन टेरर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये जो वॉर ऑन टेरर है ये जिन राइट्स को वायलेट करती है उनमें एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। जब नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं और उस स्टेट की रिट को जो कि डेमोक्रेटिक होती है जिसमें मेजॉरिटी ने पार्टिसिपेट किया होता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने से वी आर इन अ बेटर कंडीशन और इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड समथिंग। वी हैव गॉन थ्रू द ब्रेन स्ट्रॉमिंग के साथ एक और चीज़ जो कि अभी हम करने लगे हैं वो है सिलेक्टिव रीडिंग ऑन डेमोक्रेसी। जिस चीज़ को आपने याद करना है और जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं वो ये कुछ पॉस्टुलेंट्स हैं, जो कुछ पॉस्टुलेट्स हैं डेमोक्रेसी के, और कुछ आइडियाज़ हैं बेसिक जिनको आपने याद रखना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर टॉपिक कहीं से भी आए, अगर आपने ये रीडिंग की होगी यू वुड बी इन अ पोजीशन टू राइट एन एसे। सो सेलेक्टेड रीडिंग जो है इसके साथ ही आपके पास एक लिंक मैंने अपलोड किया हुआ है, आप मेरी गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे ये कंप्लीट आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। सो आप इस कंप्लीट आर्टिकल को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें से मैंने सेलेक्टेड रीडिंग इसलिए निकाली है जैसे एक्सर्प्स होते हैं। निकालने का मकसद ये था कि जब आपने पढ़ लिया है तो फिर आप इसको गो थ्रू करेंगे, और अगर आप इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग वेरी हार्ड देन यू कैन सिंपली गो थ्रू दीज रीडिंग्स। और आपको ये कुछ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है 9 पेजेस की ये एक स्टडी है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। किसी भी टॉपिक के लिए स्टैटिस्टिक्स रह जाएंगे जो कि आपको खुद से कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो लेट्स गो थ्रू थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। जब हम बात करते हैं आइडियल डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसमें वेरिएशन क्या है, उसके बाद हम देख सकते हैं उसकी कौन सी फॉर्म पाई जाती है, उसमें नुक्स कौन से हैं, लेकिन एक आइडियल डेमोक्रेसी होती क्या है। एट अ मिनिमम एन आइडियल डेमोक्रेसी वुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये मिनिमम ये है कि क्या होंगे उसके फीचर्स। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, before a policy is adopted or rejected, members of the demos have the opportunity to make their views about the policy known to other members. So effective participation बहुत ज़रूरी है। अगर participation effective नहीं होगी, सिर्फ participate किया जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास इक्वालिटी इन वोटिंग। ये इक्वालिटी इन वोटिंग यही है कि एक इंसान जो है वो एक वोट देगा। मेंबर्स ऑफ द डेमोस हैव द अपॉर्चुनिटी टू वोट फॉर और अगेंस्ट द पॉलिसी एंड ऑल वोट्स आर काउंटेड एज इक्वल। यानी एक बंदे को एक ही वोट हासिल है। ठीक है, अब ये तो हो सकता है कि स्टेट ने किसी को फ्रीडम दी हो, किसी को राइट दिया हो, राइट टू वोट, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सोशल मार्जिनलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो कि उस शख्स को वोट डालने का हक जो है वो मुआशरा ना दे रहा हो, ख़ानदान ना दे रहा हो, नॉन स्टेट एक्टर्स ना दे रहे हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वोट का राइट जो है वो एक बेसिक ह्यूमन और एक बेसिक डेमोक्रेटिक राइट जो है ये सबको मिलना चाहिए, और एक वोट को आप एक ही काउंट करेंगे। तीसरी चीज़ है इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम 2019 का एसए का पेपर देखें तो उसमें टॉपिक था डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डो नॉट मूव टुगेदर। सो जब हम डेमोक्रेसी और इलिटरेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन लिटरेट वोटर नहीं है, इट इज़ इन्फॉर्म्ड वोटर।
सो वोटर का लिटरेट होना ज़रूरी नहीं है, वोटर का इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है। इस पे विल ड्यूरेंट की पूरी बहस है। वो कहता है कि बजाय इसके कि हम कई हज़ार लोगों को, बल्कि हज़ारों लाखों लोगों को हम उनकी परवरिश करें, उनको एजुकेट करें, इससे बेहतर ये है कि हम एक शख्स को प्रॉपरली एजुकेट करें। तो जब वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फेलियर, तो उसका बेसिक आइडिया ही ये है कि डेमोक्रेसी इसलिए फेलियर है क्योंकि हमारे पास मुमकिन ही नहीं है कि इस पैमाने के ऊपर हम लोगों को एजुकेट कर सकें। सो हमारे पास है इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट, नॉट एजुकेटेड इलेक्टोरेट। ये बेसिक मिनिमम है। एक दफ़ा हमारा वोटर एजुकेटेड हो गया, उसके बाद हम उसे इन्फॉर्म्ड हो गया, उसके बाद हम उसे एजुकेटेड भी कर सकते हैं और हम अपने इलेक्टोरेट को बेहतर करते जाएंगे। लेकिन प्री रेक्विजिट है उसका इन्फॉर्म्ड होना। जहाँ पे हम इन्फॉर्म्ड होने की बात करते हैं, वहीं पे हमारे पास आएगा मीडिया। मीडिया की बात करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया से मुराद होता है मैस मीडिया, नॉट सोशल मीडिया। सो मीडिया दो तरह का है। मीडिया से मुराद है मीडियम। एक है मैस मीडिया और दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो है जिस पे आप पाए जाते हैं, आपका फेसबुक का अकाउंट है, आपका ट्विटर का अकाउंट हो सकता है, यूट्यूब पे आपका ब्लॉग हो सकता है। मैं सोशल मीडिया के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैस मीडिया नहीं है। ये मैस मीडिया तब होता जब मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लेक्चर आपको डिलीवर कर रही होती टीवी के ऊपर। सो ये कोई बहुत छोटा फ़र्क नहीं है, ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है मैस मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर। जब हम मैस मीडिया की बात करते हैं और हमारे पास कोई खबर आती है, तो उसके साथ अथॉरिटी आती है, कोई चैनल कह रहा होता है, कोई रिपोर्टर कह रहा होता है, किसी ने वो बात ढूँढ के निकाली होती है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं, तो लोग कोई भी बात कह देते हैं, उसके रिसोर्सेज़ अक्सर हमें पता नहीं होते। लोग बातें भी कर रहे होते हैं, लोग गॉसिप भी कर रहे होते हैं, लोग अपना रिएक्शन भी देते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं। उसका हो सकता है रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है रियलिटी के साथ ताल्लुक ना हो। लेकिन सोशल मीडिया सोशलाइज़ करने के लिए है और मैस मीडिया जो है वो इन्फॉर्म करने के लिए है। जब हम मैस मीडिया की बात करते हैं उसमें हमारे पास आगे आता है प्रिंट मीडिया और दूसरी चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जहाँ पे हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो प्रिंट मीडिया में तो समहाउ सभी को कंफर्म होता है कि प्रिंट मीडिया से मुराद है न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि छापी जाए। जबकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो पहले इसमें रेडियो आता था और जब हम अब बात करते हैं तो इसमें टीवी आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और सोशल मीडिया को स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया एक ही है। किसी टीवी चैनल का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका अकाउंट होना, उनका पेज होना, उनका चैनल होना, उनका खुद को ब्रॉडकास्ट करना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू इज़ डिफरेंट। और सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आप और मैं शेयर करते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। आप और मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो आती तो ज़रूर है कि इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, लेकिन उसका ताल्लुक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ है। जबकि जब हम मैस मीडिया की बात करते हैं तो जब टीवी था उस वक्त हमारे पास आईसीटी नहीं थी, यानी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर्टिकुलरली हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये नहीं थी, लेकिन हमारे पास टीवी मौजूद था। तो वो जो टीवी हमारे पास है उसका जो हम जो सिग्नल्स के थ्रू और ये जो सारा सैटेलाइट का सेटअप है उसके थ्रू ये ट्रांसमिशन चलती थी। तो हम उस ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो उसे आपने सोशल मीडिया के साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो जब हम बात करेंगे इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट की, तो इन्फॉर्म्ड रखने का जो काम है वो मैस मीडिया करेगा, मीडिया ये काम करेगा, ठीक है। मीडिया का जो कि फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है उसका रिलायबल होना, उसका रिस्पॉन्सिबल होना, उसका ऑथेंटिक होना, बायस्ड होना और अनसेंसेशनल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप पीपल informed. Members of the demos have the opportunity within a reasonable amount of time to learn the policy and about possible alternative policies and their likely consequences. तो इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट जो है उसको पता होना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, कैसी है, किस पार्टी की क्या पॉलिसी है और वो उसके मुताबिक उसको उस पर उसको फॉलो करना चाहिए। सिटीजन्स कंट्रोल ऑफ द एजेंडा। जब हम मोनर्की की बात करते हैं तो मोनर्की में एक आम बंदे के पास कोई राइट नहीं था।
अगर एक आम बंदा ऐसी बात करता था जो कि मोनार्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस आदमी को बीहेड कर दिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, पीनलाइज किया जाता था, और उसको देयर वाज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि उसको आप एग्जाइल कर देते थे। सिटीजन जो थे वो कंट्रोल नहीं करते थे एजेंडा को, जब बल्कि एक अथॉरिटी करती थी, और वो अथॉरिटी थी आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। सो सिटीजन इसमें एजेंडे को कंट्रोल करते हैं। किसी वक्त के सिटीजन का किसी ज़माने में कोई एक एजेंडा होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बाद में किसी और चीज़ की होगी। अगर हम इसको देखें कुछ साल पहले, तो पंजाब में स्लोगन आया था मार नहीं प्यार। तो उस वक्त पर ज़रूरत थी कि बच्चों को मारा ना जाए और एजुकेशन की पॉलिसी को चेंज किया जाए। उसके बाद हम अब ये वाली जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट है, इसको देखें तो इसका एजेंडा है वन नेशन वन करिकुलम। सिटीजन्स जो हैं, लोगों की जो डिमांड है, उसके मुताबिक एजेंडा आता है। डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिव होती है, उसमें इंक्लूजन होती है। हर मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करता है, उसे एसोसिएशन का हक होता है, और वो इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि अगर कोई कम लोग हैं तो हम उन्हें माइनस कर देते हैं कि भाई ये तो थोड़े लोग हैं, इन्होंने क्या करना है वोट देके। ऐसा नहीं होता, दिस इज इंक्लूसिव। फंडामेंटल राइट्स, ईच of the necessary features of ideal democracy prescribes a right that is itself a necessary feature of ideal democracy with the votes of thus every member of the demos has a right to communicate with others, right to communicate with others है, a right to have his vote counted equally, and a right with other members to exercise control of the agenda। ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि राइट जो है, एक तो कम्युनिकेट करने का राइट है कि उसके वोट को इक्वल काउंट किया जाए, और दूसरों के साथ राइट है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, राइट है पार्टिसिपेट करने का इक्वल फुटिंग पे हर मेंबर्स के साथ, और राइट है कि उसको एजेंडे को कंट्रोल करने का मौका दिया जाए। ये जो है आर राइट टू गैदर इंफॉर्मेशन, ये चीज़ हमें नज़र आती है जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं ई गवर्नेंस की। कि ई गवर्नेंस के साथ इस पीटीआई लेड गवर्नमेंट की एक अच्छी बात यह है, बल्कि इससे पहले पंजाब में तो ये काम हो रहा था कि आपकी जो गवर्नमेंट का जो जितनी चीज़ें हैं, जो मशीनरी है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पुलिस है, उसको सारे को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया था और आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते थे। जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो आप ये नहीं कहेंगे पीटीआई लेड गवर्नमेंट या पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट, यू विल बी ओनली रेफरिंग टू द गवर्नमेंट के प्रीवियस पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया था, या इस वक्त जो है आपकी गवर्नमेंट वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही है। राइट टू गैदर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और राइट टू गैदर इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो लोगों का राइट है राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। और मीडिया को जो चीज़ हासिल है वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, तो मीडिया को ये हक हासिल है कि वो जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहे, जिस फैक्ट एंड फिगर के अंदर देखना चाहे, जिस चीज़ को भी वो एक्सप्लोर करना चाहे वो कर सकते हैं। वो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सरसाइज करते हैं, और आपको और मैं राइट टू गैदर इन्फॉर्मेशन एक्सरसाइज करते हैं। मीडिया चेक करता है, अकाउंटेबिलिटी करता है, वॉच डॉग का काम करता है, गवर्नमेंट की दी हुई चीज़ों को वेरीफाई करता है। तो आपको और मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नमेंट पोर्टल्स पे भी की जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो प्रेस के थ्रू भी की जाती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ है, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने भी आपको बताई थी, वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो हासिल है मैस मीडिया को, यानी मीडिया जिसको फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कहते हैं वो है आपका मैस मीडिया, वो सोशल मीडिया नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये एवरीबॉडीज राइट, एनी वन कैन एक्सरसाइज दिस राइट, ये हर बंदे को हासिल है। ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है, मर्द है, औरत है, उसका ताल्लुक कहाँ से है, उसको ये राइट हासिल है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है क्रिएटिव लोगों के लिए। क्रिएटिव माइंड्स जो होते हैं दे फाइंड अ मीडियम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो हो सकता है कि मैं आई एम एक्चुअली अ क्रिएटिव राइटर, आई एम अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल के, तकरीर करके या बात करके अपना जो कंसर्न है वो शो करना। मैं कहानी भी लिख सकती हूँ। तो क्रिएटिव लोगों को कहानी लिख सकती हूँ, स्कल्पचर बना सकती हूँ, ड्रामा लिख सकती हूँ, शायरी कर सकती हूँ। क्रिएटिव लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल होता है जिस मीडियम के थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं,
और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है वो आम लोगों को हासिल होता है, जबकि मीडिया को फ्रीडम ऑफ प्रेस हासिल होता है। ठीक है। So, democracy therefore consists of more than just political processes. It is also necessarily a system of fundamental rights. इसीलिए डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स पाए जाते हैं। In modern representative democracies, the features of ideal democracy, to the extent that they exist, are realized through a variety of political instruments. These institutions, which are broadly similar in different countries, despite significant differences in constitutional structure, were entirely new in human history at the first time of their first at the time of their first appearance इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। अच्छा, अब जब ये हो गए तो इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे पास आते हैं कि इसमें गवर्नमेंट डिसीजंस शामिल हैं, पॉलिसीज शामिल हैं जो बनाई जाती हैं, और इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट जो इसमें जो इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड क्या है? फ्री, फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो आपका दिल करता है, जिसके साथ दिल करता है आप एसोसिएट हो सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऊपर उसने जब बात की थी तो हमें हमारे पास आया था जब हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, ऊपर इंक्लूजन था, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स था, और सिटीजन कंट्रोल ऑफ द एजेंडा था। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन सी चीज़ें आई थी कि एक बात तो ये है कि हर मेंबर जो है a right to participate on an equal footing with other members, a right to gather information, a right to communicate with others, a right to have his vote counted equally with the votes of other, a right with other members to exercise control of the agenda. ठीक है। ये सारे जो राइट्स थे ये शामिल थे, लेकिन इसमें था राइट टू गैदर इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। अब आ गया हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्री, फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक मसला ये रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो थे वो फ्रीक्वेंट नहीं रहे। अब हम इस पे बात नहीं कर सकते कि वो फ्री एंड फेयर थे या नहीं थे, क्योंकि वो हमारे पास डिबेटेबल हो जाएगा। देन अगेन एक गवर्नमेंट कहती है कि फ्री थे, दूसरी कहती है कि नहीं थे, तो हम इस बहस में नहीं जा रहे। अब आप देखें सवाल कितने अच्छे हैं। Why should the people rule? Is democracy really superior to any other form of government? Although a full exploration of this issue is beyond the scope of this article, history, particularly a 20th century history, demonstrates that democracy uniquely possesses a number of features that most people, whatever their basic political beliefs, would consider desirable. अच्छा, अब हमारे पास कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि यूनिक हैं डेमोक्रेसी में, जो किसी और गवर्नमेंट के अंदर नहीं दिए जाते, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी हेल्प्स टू प्रिवेंट रूल बाय क्रूअल एंड विशियस ऑटोक्रेट्स। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्रूअल एंड विशियस ऑटोक्रेट्स जो हैं इनकी कोई जगह नहीं है। टेंड टू बी मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव democracies do not fight wars with one another. So जब हम बात करते हैं great nations win without fighting, they win without fighting because they invest in their human capital. So वो human development, अपना जो उनका HDI है उसके ऊपर फोकस करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। और जब वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उसमें हमारे सामने जो चीज़ आती है वो तीन चीज़ें हैं, एक है एजुकेशन, दूसरी है एम्प्लॉयमेंट, और तीसरी है हेल्थ। तो ये अपने एक दूसरे के साथ जंगें नहीं लड़ रही होती, बल्कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने लोगों के ऊपर फोकस करते हैं, रिसर्च के थ्रू, प्रेगमेटिक मेजर्स के थ्रू ये प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, the countries with democratic governments tend to be more prosperous than the countries with non-democratic government. This is so true. Democracy इसीलिए तो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि क्योंकि आपने मेजोरिटी को प्लीज करना होता है, अपीजमेंट की ज़रूरत होती है। और आप ये देखें, दो इट इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट
यूजिंग इट एज अ जस्टिफिकेशन। बट अगर आप पाकिस्तान में इतना ही देख लें कि इलेक्शन से पहले लोग जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करवाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हीं लोगों ने वोट देना है। मोनर्की को तो इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बादशाह के बाद दूसरा बादशाह आया या एक बादशाह जा रहा है तो वो ये सोचे कि अवाम जो है, रियाया जो है, वो क्या सोचेगी। इट वॉज नॉट देयर कंसिडरेशन, बट इट इज द कंसिडरेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक लीडर who invest in people, who has to invest in infrastructure to get the goodwill of the people. Democracy tends to foster human development as measured by human development किन चीज़ों में? हेल्थ में, एजुकेशन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स। तो जब हम हेल्थ, एजुकेशन और पर्सनल इनकम की बात करते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो है HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Other features of democracy also would be considered desirable by most people, though some would regard them as less important features than 1 through 4 above. अच्छा, ये पहले चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवा और ऑनवर्ड्स जो है कुछ इसको अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं। लेकिन मैंने इसको सिलेक्टेड रीडिंग में इसलिए रखा बिकॉज आई फाइंड ऑल दीज पॉइंट्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट टू द केस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हेल्प्स पीपल टू प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लोगों के फंडामेंटल इंटरेस्ट भी हैं। डेमोक्रेसी गारंटी करती है सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दैट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रांट. Democracy ensures its citizens a broader range of personal freedoms than other forms of governments too. पर्सनल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसी सेटअप के अंदर पर्सनल फ्रीडम मिलती है। और जो सबसे मज़े की बात है डेमोक्रेसी की वो ये है कि वो लोगों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देती है टू लिव अंडर द लॉज ऑफ देयर ओन चूजिंग। ठीक है, तो आप जो लॉज चूज करते हैं आप उनके अंडर जिंदा रहते हैं। जैसे एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था और उसमें कुछ साल पहले की बात है जब ये कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही थी कि अगर हस्बैंड जो है वो बीवी को मारता है और बीवी जो है वो कंप्लेन करती है तो 3 दिन के लिए हस्बैंड को जेल में रखा जाएगा। अब आप ये देखें कि वो लॉ जो था वो अप्रूव नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके ऊपर ऐसा था कि जो रिलीजियस अथॉरिटीज है उनको एतराज़ था, ऐसा नहीं था। लोगों को ओवरऑल, हमारे पूरे के पूरे फैमिली स्ट्रक्चर को एतराज़ था, तो वो लॉ ख़त्म हो गया। ऐसा ही होता है। तो लोग जो हैं वो अपने पसंद तो नहीं, पसंद और पसंद की बात करें तो फिर लोग लॉज जो है उनको फॉलो ही ना करें, लेकिन अपनी चॉइस के लॉज जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी डेमोक्रेसी में लोगों को मिलती है कि वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी चॉइस की, अपने डिसीजंस की, जो कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में लेते हैं। और रिलेटिवली हाई पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो हमें डेमोक्रेसी के अंदर मिलती है। ये जो पॉइंट नंबर 9 था, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप वोट देते हैं और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप और मैं लेते हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर हम अपनी रिस्पेक्टिव पार्टी को और उसकी पॉलिसीज़ को, उसके तरीक़ेकार को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट वी हैव डन एंड ट्राई टू जस्टिफाई देयर एक्स। और ये वही चीज़ है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पाकिस्तान के बारे में भी कहती हूँ, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग यू हैव टू जस्टिफाई इट। सो इफ यू आर राइटिंग अबाउट पाकिस्तान यू हैव टू जस्टिफाई पाकिस्तान नो मैटर व्हाट। एंड इफ यू हैव गिवन वोट टू समवन, यू just just like the way you defend the person to whom you have given vote, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जस्टिफाई करें। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो आइडियल डेमोक्रेसी है इसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। डेमोक्रेसी जो है वो एक ह्यूमन राइट भी है। द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस बाय यूनिवर्सल सफरेज आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? अब यहाँ पे अलहदा से आ गया हमारे पास। इसेंशियल एलिमेंट है वैल्यू ऑफ फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग पीरियोडिक एंड जेन्युइन इलेक्शंस जो है उसकी ज़रूरत है। इसके बदले में डेमोक्रेसी क्या देती है? नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये जो हमारे पास राइट्स हैं ये ज़ाहिर बात है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में पाए जाते हैं। The link between democracy and human rights is captured in Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, which states
The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and general elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure. अब ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज वेरी गुड. अगर आप अपने लिए कोटेशन देख रहे हैं तो आप इसको एज अ कोट इस पोर्शन को उठा सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. The right enshrined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and subsequent human rights instruments covering the rights of certain groups, indigenous peoples. अच्छा, किन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं? इसमें इंडिजिनस पीपल्स भी हैं, यानी माइनॉरिटीज, और जो आम लोग होंगे, जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं. पीपल से मुराद है कौमें, women, minorities, people with disabilities, migrant workers, and members of their families. So, migrant workers and their family members are also are also included in it. Are equally essential for democracy as they ensure inclusivity for all groups, including equality and equity in respect of access टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है. सो हम इस इन ग्रुप्स को भी शामिल करेंगे. और आप देखें कि जब हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का मसला बनता कहाँ है डेमोक्रेसी के अंदर? डेमोक्रेसी के मसले से पहले तो माइनॉरिटी का प्रॉब्लम ही नहीं था. नो रूलर और नो मोनार्क हैज एवर कंप्लेन दैट आई एम फ्रॉम अ माइनॉरिटी एंड माई राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम देन, इट इज़ अ प्रॉब्लम नाउ. औरतों की भी हम बात करते हैं तो जेंडर के अंदर भी हम कहते हैं कि औरतों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते क्योंकि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती, और उनको कोटे पे लाना पड़ता है. दूसरी बात ये कि उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता. इवन पाकिस्तान में देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे लास्ट इलेक्शन के अंदर औरतों ने पहली दफा वोट कास्ट किया. ठीक है. सो इसमें डिफ्रेंसिएशन जो होती है और डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो नहीं पाई जाती. ठीक है. सो फिर हमारे पास है दिस लेड टू द आर्टिकुलेशन ऑफ सेवरल लैंडमार्क्स, लैंडमार्क रेजोल्यूशंस. ये वो रेजोल्यूशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस ने पास की हुई हैं. अब आप इसमें देख सकते हैं द कमीशन डिक्लेयर द फॉलोइंग एज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो अगर आप यूएन को कोट करें और आप इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें जो कि यूएन ने डिस्क्राइब की हैं, तो वो इसेंशियल एलिमेंट्स डेमोक्रेसी के क्या हैं? Respect for human rights and fundamental freedoms, freedom of association, freedom of expression and opinion, access to power and its exercise in accordance with the rule of law, the holding of periodic free and fair elections by universal suffrage and by secret ballot as the expression of the will of the people, a pluralistic system of political parties and organizations, the separation of power, जहाँ पे हम बात करते हैं legislation, executive and judiciary की, the independence of the judiciary, transparency and accountability in public administration, and free, independent and pluralistic media. अगर हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को गौर से देख लें तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे के अंदर जो वो सवाल करता है, अगर वो सवाल सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर, मतलब ऐसे तो सवाल नहीं होता कि सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर होता है, लेकिन जब हम करप्शन की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, हम एक्टिविज्म की, हाइपर एक्टिव होने की बात करते हैं, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो इसी वजह से है ना कि सेपरेशन ऑफ पावर को हम वायलेट कर रहे हैं. हम मीडिया की बात करें, हम बात करें जी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए, औरतों की बात हो जाए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो, रूल ऑफ लॉ की हो, एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन की हो, हर चीज़ के अंदर हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, तो जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं ऐसे के अंदर, वो हमेशा डेमोक्रेसी होता है. हम उस सिस्टम के अंदर रह के बात करते हैं, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है. और जिस इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं वो कैपिटलिस्ट है. सो हम कॉल मार्क्स को पसंद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम खुद भी एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है तो हम उसके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते, और बेहतर है कि हम उसको कोर्ट भी ना करें. ठीक है. हमें पता होना चाहिए कि हम किस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर पाए जाते हैं. सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2006, अब ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इसको छोड़ दें, इसको वैसे पढ़ लीजिएगा, आई मीन इसमें मैं शामिल नहीं करी. डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट सिटीजन्स इंटरेस्ट बी हर्ड, deliberated and legislated on. Women are half of the world's population, and as such, their voice should be heard in the democratic process. Democracy needs women in order to be truly democratic, and women need democracy if they need to change the system and laws that preclude them and preclude societies as a whole from
अटेनिंग इक्वालिटी। सो यहाँ पे आके बात होती है कि औरतों को डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों चाहिए। और अगर आप मेरी ड्राइव में चेक करें तो विमेन एंड डेमोक्रेसी जो है ये यूएन का पूरा एक सेक्शन है जो कि उसके अंदर शामिल किया गया है। अच्छा जी, बाकी वाले जो हैं ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये औरतों वाली बात सारी आ गई इसके अंदर। और कितने पिछले 70 सालों के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके लिए कैसे यूनाइटेड नेशन ने काम किया है, ये आपको सारा का सारा डाटा जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट बाय मिशोनी के ऊपर। हाउ पावर इज एक्सरसाइज विद इन अ सोसाइटी, हु हैज इट एंड हाउ इट इज यूज्ड इज द फोकस ऑफ दिस चैप्टर। What we call politics, or more formally, the polity, is the social instruction that distributes power, sets a society's goal, and makes decisions. We will examine the political system in the United States and, from various points of views, assess the extent to which our society is truly democratic. Then we will turn our attention to the world as a whole, including a focus on revolution as well as the international use of power in the form of war and terrorism. ये वाला जो पैराग्राफ है ये वो पैराग्राफ है जिसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, और आपने पढ़ा था दिस इज प्रीव्यू कि इस चैप्टर के अंदर हम किन चीज़ों की बात करेंगे। Max Weber is an exceptional person when it comes to defining social institutions. वो कहता है कि हर सोसाइटी जो है वो पावर पे बेस करती है, और जब वो पावर की बात करता है तो फिर उसने हमें पावर को डिफाइन करके दिया है कि ये कौन कौन से 3 लोग हैं जिनके अंदर पावर पाई जाती है। ये आप पढ़ लीजिएगा। दिस ऑल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू योर एस्से। वेबर डिफाइंड, जब यहाँ पे हम बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सेड वेबर, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी उसने फोकस किया था ट्रेडिशनल अथॉरिटी के ऊपर। पावर लेजिटिमाइज्ड बाय रिस्पेक्ट फॉर लॉन्ग एस्टेब्लिश कल्चरल पैटर्न्स। ठीक है। और जब हम ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो आपके लॉन्ग एस्टेब्लिश कल्चरल पैटर्न्स जो थे वो मोनर्की में पाए जाते थे, जिसमें वही मोनार्क था, वही बादशाह था, एक ही ब्लड लाइन थी जो कि आपको रूल करती आ रही थी और उनके रूल को जस्टिफाइड समझा जाता था। ठीक है। और ब्लू ब्लड कहा जाता था, और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड दीज पीपल वर एक्चुअली रूलिंग ओवर। और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है जिसकी वो बात करता है, वो है रैशनल लीगल अथॉरिटी, जिसको ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी भी कहा जाता है, जिसमें पावर को लेजिटिमाइज किया जाता है, लीगली इनेक्ट किया जाता है। इस पावर का कुछ टाइम होता है, उस पावर को आप एक्सरसाइज करते हैं, उसको हासिल करने का तरीका होता है। जब आप उसके साथ जस्टिफिकेशन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं उस पावर को, उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं और जस्टली उसका इस्तेमाल, जस्ट यूज़ करते हैं उसका, तो फिर आपको हायर अथॉरिटी में लेके जाते हैं। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म जिसकी बात होती है। और तीसरी जो हमारे पास अथॉरिटी होती है दैट इज़ करिज्मेटिक अथॉरिटी, जो कि आपकी ये तीनों जो है ये आपके जो डेमोक्रेसी का एस्से है उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में शामिल थे। लेकिन बेसिकली जो आइडिया था वो यहाँ से आया था। आगे फिर उसने डिफाइन भी किया है कि ये जो मोनर्की है ये कहाँ से आई है और ये आइडिया कैसे चल रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर हम कॉलोनियल माइंडसेट की बात करें तो कॉलोनियलिज्म से पहले मोनर्की थी। तो इवन सब कॉन्टिनेंट का भी जो मिजाज था वो डिफरेंट था। और दुनिया में भी जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी से पहले मोनर्की थी, और उसके बाद मोनर्की को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया गया। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। इज डेमोक्रेसी अ फेलियर बाय विल ड्यूरेंट। मिशोनी वाला आप पढ़िएगा, आपको आइडिया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ये यूएस वाला भी शामिल किया हुआ था। इसको देख के आपको आइडिया होगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है उनको किस तरह दिया जाता है। ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा का पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला है। इज डेमोक्रेसी अ फेलियर बाय विल ड्यूरेंट। Voltaire and Rousseau were the heralds of this change. They popularized those invaluable uh, shibboleths, I think ये लिबर्टी एंड डिजेलाइट आई ओ ये वो बात कर रहा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मोटो था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, आई थिंक।
लिबर्टी तो लिखा है इजालट इजलाइट, एंड नाउ आई एम कंफ्यूज कि ये किस जबान में लिखे हैं, बट इट मस्ट बी द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसने वॉल्टियर एंड रूसो से शुरू किया है, क्योंकि वॉल्टियर और रूसो थे जिन्होंने मिडिल क्लास के राइस की बात की थी, एंड दे वर द पीपल हु वर एक्चुअली द प्रोपोनेंट्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। इस राइटअप के अंदर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कोटेशंस भी मिल जाएंगी। इसमें उसने लिखा है कि जी, इट वॉज नॉट सपोज दैट दी स्प्लेंडेड वर्ड वुड बी सो मिसअंडरस्टूड एज टू इम्प्रेस ऑल मेल्स। अच्छा, ये तो पहले ही उनके आइडिया में एक प्रॉब्लम थी कि जब वो इक्वालिटी की बात कर रहे थे तो उस इक्वालिटी के अंदर, उनके इक्वालिटी के आइडिया के अंदर सारे आदमी शामिल थे लेकिन औरतें शामिल नहीं थी। ठीक है। और मेयर वाइव्स एंड वर्किंग मैन, mere wives and working men would understand that no reference to them was intended। ठीक है। सो ये भी समझने की ज़रूरत थी कि क्लास का भी फ़र्क था, और इसमें वाइफ्स की बात नहीं हो रही थी, किन लोगों की बात हो रही है, किन की नहीं हो रही। इक्वालिटी भी उनकी बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, इतनी भी इक्वल नहीं थी, अनइक्वल इक्वालिटी थी जिसकी रूसो और वॉल्टेयर बात कर रहे थे। एनीवेज, दिस इज़ अ गुड आइडिया व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट जेंडर, सो यू कैन कोट दिस आइडिया, और आप कह सकते हैं कि ड्यूरेट क्रिटिसाइज करता है उस इक्वालिटी के आइडिया को जो कि वॉल्टेयर और रूसो ने दिया था। अच्छा, वो कहता है कि जी, द लास्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ आर डेमोक्रेटिक फेलियर इज द पॉपुलैरिटी ऑफ इग्नोरेंस। पॉपुलैरिटी ऑफ इग्नोरेंस इमर्सन को आप कोट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सवाल करते होंगे क्या एस्से में हम किसी को कोट कर सकते हैं। विल ड्यूरेंट का ये एस्से है, इस डेमोक्रेसी ऑफ फेलियर। अगर विल ड्यूरेंट इमर्सन को कोट कर सकता है तो फिर हम भी कोट कर सकते हैं। हमेशा किताब को पढ़ें और किताब में से अपने सवालों का जवाब ढूंढा करें। अच्छा, द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हैड प्रिज्यूम दैट मैन वाज अ रैशनल एनिमल। आदमी एक रैशनल एनिमल है, और वो कहता है कोई डाउट ही नहीं है कि आदमी एक इमोशनल एनिमल है, ओकेजनली रैशनल, and through his feelings he can be deceived to his heart's content। तो अगर इंसान चाहे तो अपने हार्ट के कंटेंट के मुताबिक जैसा जितना दिल करे, वो जो है वो अपने फीलिंग्स में जा सकता है। लिंकन जो बिलीव प्रिटेंडेड टू बिलीव दैट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, उसने इसी चीज को क्रिटिसाइज कर दिया है। ड्यूरर ने वो कहता है यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम बट यू कैन फूल इनफ ऑफ देम टू रूल अ लार्ज कंट्री। यानी अगर आपने मेजोरिटी को उल्लू बना लिया है तो आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी। इट हैज़ बीन कंप्यूटेड दैट द सप्लाई ऑफ फूड्स ऑन दिस planet इज replenished एट द रेट ऑफ 200 एवरी मिनट विच इज़ अ बैड ओमेन फॉर डेमोक्रेसी। अपेरेंटली ये उसने ये कमेंट किया है बर्थ रेट के ऊपर। अपेरेंटली इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी अलोन दैट इज़ अ फेलियर, इट इज़ आवर सेल्व्स। बेसिकली वो डेमोक्रेसी को इतना क्रिटिसाइज नहीं करा था जितना वो खुद को कर रहा है। और ऐसा ही होता है कि आप अगर किसी पॉजिटिव चीज़ को क्रिटिसाइज कर दें तो फिर आप उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, टोन डाउन करते हैं, और आप कहते हैं जी, सोशल मीडिया गलत नहीं है कि उस पर टाइम वेस्ट होता है, गलत वो शख्स है जो कि अपना टाइम गलत चीज़ों पे वेस्ट करता है या उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। वी forgot to make ourselves intelligent when we made ourselves sovereign। दिस इज सच अ गुड quotation, you can use this sentence as a quotation कि हमारी गलती क्या हुई कि हम खुद को इंटेलिजेंट नहीं बना सके जब हम खुद को सॉवरेन बनाया था। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है उसमें सॉवरेनिटी जो है वो लाई करती है लोगों में। वी थॉट देयर वाज पावर्स इन नंबर एंड वी फाइंड ओनली mediocrity। The larger the number of voters, the more ordinary must be the man or the qualities that will appeal to them. We do not demand greatness or foresight in our elected officials, but only bare toothed oratory and something time and something this side of starvation। So हम क्या करते हैं, अगर हमें एक अच्छा ओरेटर मिल जाए तो हम ये समझ लेते हैं कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन भी होगा या वो हमारा अच्छा लीडर होगा। According to Bacon, the ancient politicians said of democracies that the people were like the sea and the orators like the wind। तो हम क्या करेंगे कि हम चाहें तो हम बेकन को कोट कर सकते हैं, और अगर आप बेकन को कोट करके ऐसे ही जैसे उसने बेकन को कोट किया कर सकते हैं कि लोग जो थे वो समंदर की मानिंद हैं और जो ओरेटर्स हैं वो हवाओं की तरह है जो लोगों को उड़ाते फिरते हैं। ठीक है। सो आप इस कोट को भी यूज कर सकते हैं। वी डू नॉट मच केयर who govern us, we hardly realize that we are being governed।
just as formally we thought we paid no taxes because we paid them through the लैंडलॉर्ड और द टैरिफ, क्योंकि हम डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहे होते तो हमें फील ही नहीं होता कि हम टैक्स दे रहे हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी डायरेक्ट नहीं हो रही होती तो हमें महसूस ही नहीं होता। हम बस इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो हमें लेके चलने वाला है वो कैसे बोलता है। ये ड्यूरेंट का आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी फेलियर क्यों है, क्योंकि हमने अपने आप को सोवरेन बनाते हुए हम भूल गए कि हमने अपने आप को इंटेलिजेंट भी बनाना है। ठीक है। और द लार्जर द नंबर ऑफ द वोटर्स, ये वाली बात को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि वोटर को कौन सी चीज़ अपील करती है। तो वोटर को एक अच्छा पार्ट बनाने के लिए वोटर को इन्फॉर्म्ड रखना ज़रूरी है, उस बंदे के बारे में नहीं, सिर्फ उसकी पॉलिसीज़ के बारे में भी। सो वोटर को, इलेक्टोरेट को पता होना चाहिए कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ उसकी पॉलिसी क्या है और उसके आउटकम में मुझे क्या मिलने वाला है। और वोटर को चाहिए कि उस आदमी को बाद में होल्ड करे, अकाउंटेबल होल्ड करे, ताकि पता चले कि उसने अपने प्रोमिस पूरे किए या नहीं किए। Voltaire preferred monarchy to democracy on the ground that in a monarchy it was only necessary to educate one man. In a democracy, you must educate millions, and the grave digger gets them all before you can educate 10% of them. This is a problem कि वो ग्रेव डिगर यानी वो मर चुके होंगे, तो इससे पहले कि आप 10% लोगों को भी एजुकेट कर पाए, लोग जो है वो इस दुनिया से जा चुके होंगे। ये इतना हेक्टिक काम है। We hardly realize what pranks the birth rate plays with our theories and our arguments. The minority acquire education and have small families. The majority have no time for education and have large families. Nearly all of each generation are brought up in homes where the income is too small to provide for the luxury of knowledge. This is a problem. This is a problem in Pakistan कि बर्थ रेट इतना ज़्यादा है और जो एजुकेशन है जब हमें प्रोवाइड करनी हो, जब हम जेंडर की बात भी करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है और कि अपने बच्चों में से किसको स्कूल भेजना है। अगर हम सबको स्कूल भेज सकते हो तो हम डिसाइड करते हैं कि किसको बेहतर स्कूल में भेजना है और किसको एवरेज स्कूल में भेजना है, या किसको ट्यूशन लगवा के देना है, किसको नहीं लगा के देना। और यही चीज़ हमें एजुकेशन वाले अपने एस्से के अंदर नज़र आती है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो वो काफ़ी ही नहीं होती। ठीक है। और तो हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि जो डेमोक्रेसी है वो तब तक प्रिवेल नहीं कर सकती जब तक कि अच्छे तरीके से हम अपने वोटर को एजुकेट नहीं कर लेते, जो कि एक बहुत डॉन्टिंग टास्क है। सो ये ड्यूरेंट का आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के खिलाफ। मैंने इसमें से वही सिलेक्ट किया है, इसमें और आर्ग्यूमेंट्स भी थे लेकिन जो हमारे से रेलेवेंट है। और यहाँ पे आके जब उसने बात की है कि जी एक आदमी को, ये जो था आर्ग्यूमेंट था वॉल्टेयर का कि इट वाज ओनली नेसेसरी टू एजुकेट वन, दैट इन अ मोनार्की इट वाज ओनली नेसेसरी टू एजुकेट वन मैन, इन अ डेमोक्रेसी यू मस्ट एजुकेट मिलियंस। ये वाला जो पॉइंट था ये आपका ऐसे है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। सो आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं कि वॉल्टेयर का आर्गुमेंट भी ये था कि डेमोक्रेसी के चलने के लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। और ये इतना मुश्किल टास्क इसलिए है क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है, और कैसे एजुकेशन का हासिल करना जो है वो इतना मुश्किल हो जाता है। So हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड मोर देन 2400 ईयर्स अगो इन एंशियंट ग्रीस। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हुए कहते हैं कि इस्लाम ने डेमोक्रेसी का आइडिया दिया था और सबसे पहले इस्लाम था जिसमें डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की गई थी। द आइडिया इज़ रॉन्ग। 2400 ईयर्स अगो एंशियंट ग्रीस के अंदर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है। और इस्लाम, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम जो है वो हज़रत ईसा के आने के बाद, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ है, इस्लाम में डेमोक्रेसी की शक्ल पाई ज़रूर जाती है लेकिन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने नहीं दिया। द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, वाइल दिस डेफिनेशन टेल्स अस, यानी डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। सो वो चेंज है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। While this definition tells us that the citizens of a democracy govern their nation, it omits essential part of the ideal democracy as practiced in countries around the world. The principal purposes for which the people establish democratic government, किस लिए लोग democratic government establish करते हैं, वो है protection and promotion of their rights, interest and welfare.
Democracy requires that each individual be free to participate in the political communities, self government. प्रिंसिपल जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो जब आप प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ राइट्स एंड ट्रस्ट एंड वेलफेयर की बात करते हैं, तो ये जो आपको पेपर में बार बार आता है, रियल डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग. दे विन विदाउट फाइटिंग बिकॉज दे इन्वेस्ट इन एजुकेशन. They win without fighting because they invest in their human beings and they make them human resource. तो घूम फिर के जब डेमोक्रेसी में बात आएगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट की आएगी, और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन आती है, फिर हेल्थ आती है, और फिर एम्प्लॉयमेंट आती है. सो आपने लोगों को सिर्फ एजुकेट नहीं करना, आपने उनको एम्प्लॉय भी करना है. ठीक है. सो उसके बाद हमारे पास है डेमोक्रेसी बाय मज़रुल हक. अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस किताब मौजूद है मज़रुल हक की, तो ज़रूर आप उस किताब के साथ पढ़िएगा. उसमें से ये चैप्टर जो है डेमोक्रेसी के ऊपर, दैट चैप्टर इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अच्छा, डेमोक्रेसी बाय मज़हरुल हक में है, डेमोक्रेसी इज़ अ कॉम्प्लेक्स टर्म विद वेरियस मीनिंग्स. ये जो डिमोस का वर्ड है ये कहाँ से आया, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, आपको डिफरेंट लोगों की इसके अंदर बहुत सारी कोटेशंस मिल जाएंगी, आपको यूनेस्को का मिल जाएगा. इसी ये जो पोल साइंस किताब है, पॉलिटिकल साइंस किताब है मज़हरुल हक की, इसी किताब में से आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत अच्छा चैप्टर मिल जाएगा. सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर अच्छा लिखा हुआ है. दिस इज़ अ गुड बुक, अ वेरी गुड कंपाइलेशन, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है. और इसके बाद है हमारे पास डेमोक्रेसी में स्टैंड बोथ फॉर एन आइडियल एंड अ रियलिटी. ये सारा पढ़ लीजिएगा और इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है वो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है. डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बाय हसन अस्करी जो है, दिस इज़ वेरी गुड. आपको एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी समझ आता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा है, और जाहिर बात है कि हसन अस्करी का जो एनालिसिस है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान. वो ही इज़ par excellence in his analysis of the political scenario in Pakistan. If democracy could not function on a continuous basis, the authoritarian and military rule did not get accepted as a normal or legitimate political system. आप इसमें से quotations उठा सकते हैं. आप a conflict between the professed democratic values and the operational realities of authoritarianism and non-sustainable civilian institution and process is the main feature of Pakistan political experience. तो पाकिस्तान का ये जो political experience है, इसका main feature जो है वो authoritarianism है and non-sustainable civilian institutions and processes. आप कॉन्फ्लिक्ट जो इनके दरमियान में पाया जाता है उसकी वो बात करें आप चाहें तो इस वाली चीज़ को, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और इसको आप कोट कर सकते हैं हसन अस्करी साहब को. इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये बल्कि पूरा ऐसे पढ़िएगा मेरी ड्राइव में से. और वाई पाकिस्तान विल सर्वाइव मोहसिन हामिद का ऐसे है, जिसमें मोहसिन हामिद ने ये बात की है कि एक्चुअली पाकिस्तान इसलिए सर्वाइव करेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक डाइवर्स कल्चरल डाइवर्सिटी है, और ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इस कल्चरल डाइवर्सिटी को की डिमांड ये है कि हम को एग्जिस्ट करें, और को एग्जिस्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है, जब हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें टॉलरेंस की ज़रूरत है, और टॉलरेंस जो है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर प्रैक्टिस की जाती है. सो डेमोक्रेसी जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की. तो डेमोक्रेसी की वजह से पाकिस्तान विल सर्वाइव, और यहीं पे टैक्सेशन की बात आ जाती है. रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस एक बहुत अच्छा चैप्टर है वाई पाकिस्तान विल सर्वाइव, मलिहा लोधी की किताब में से. इसको ज़रूर पढ़िएगा. थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल होगी, लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ आपकी जो नोट्स हैं उनके अंदर वाई पाकिस्तान विल सर्वाइव किताब में से उठाया हुआ है. तो जाहिर बात है कि यू आर सम हाउ फेमिलियर विद द पैटर्न इन विच थिंग्स हैव बीन रिटन. सो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे पास, अगर हम मैक्स वेबर की बात करें, तो वेबर के आइडियाज़ में हम जाएं तो अथॉरिटी जो थी हमारे पास तीन तरह की आ रही है. ठीक है. एक थी हमारे पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी थी हमारे पास लीगल रैशनल अथॉरिटी, और तीसरी हमारे पास अथॉरिटी थी जो कि थी करिज्मेटिक. अब जब हम लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ पर
आप खुद भी आ जाते हैं। और हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान में कॉलोनियल माइंडसेट की बात करते हैं, तो कॉलोनियल माइंडसेट में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ काम नहीं कर रही, बल्कि लोगों को या इस तरह से नहीं समझ रही है कि हम लोग जो है दे कुड बी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑफ द स्टेट, बल्कि वो इस तरह से परसीव किया जाता है कि लोग जो हैं, वो जो ब्लडी सिविलियन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों को मास्टर स्लेव वाला जो रिलेशनशिप होता है वो बनाया जाता है, और ब्यूरोक्रेसी को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है और लुक डाउन अपॉन किया जाता है दूसरे लोगों को और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी। ठीक है। और इसी से मुझे ख्याल आया कि अपने प्रेसियन कॉम्पोजिशन के पेपर के अंदर प्लीज़ 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 ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने के लिए जुमले ना बनाइएगा, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी बहुत बुरी है और आप अपने जुमलों के अंदर ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन भी नहीं करनी चाहिए। दैट डजंट मेक सेंस। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी को उस हद तक क्रिटिसाइज करें जहाँ पे आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देंगे तो ये सेंस ही नहीं बनती कि आपने खुद पेपर में आप बैठे हुए क्या करें। आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे पेपर में बैठने के लिए, ऐसी जगह पे अप्लाई करने के लिए जो कि अच्छी जगह ही नहीं है। ठीक है। सो हम जब बात करते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी की, तो ये कॉम्प्लीमेंट करती है डेमोक्रेसी को। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें सॉवरेन जो है, सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के पास है। ठीक है। तो जब हमारे पास लोग सॉवरेन होते हैं, लोगों को सॉवरेनिटी हासिल होती है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत थी? हमें ज़रूरत इस बात की थी कि हम लोगों को डेवलप करते, और जब हम लोगों को डेवलप करते तो उसके लिए हमारे पास डेमोक्रेसी के क्या दो चीज़ें थी। एक था इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट, कि उसको पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी पॉलिसी क्या है, उसका मंशूर क्या है। और जब वो इन्फॉर्म्ड होगा तो दूसरा काम ये है कि हमने उसको एजुकेटेड करना है। और यहीं पे आके जब हम एजुकेटेड की बात करते हैं तो हमारे पास ड्यूरेंट का पॉइंट आता है कि वो कहता है, और उसने वॉल्टेयर को कोट किया है, कि मोनर्की के अंदर हम एक बंदे को कोर्ट का एजुकेट कर रहे थे, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हमें सारे के सारे लोग एजुकेटेड चाहिए। इस लिहाज से डेमोक्रेसी अच्छी है कि जब हमें सारे लोग एजुकेटेड चाहिए तो सब लोगों को पता होगा कि उन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, उनका ओपिनियन होगा। उनका ओपिनियन होगा तो डेमोक्रेसी उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच देगी। लेकिन अगर उनका ओपिनियन एक मोनर्की के अंदर होगा तो उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होगा वो स्टेट के अगेंस्ट चला जाएगा अगर वो बादशाह को क्रिटिसाइज करेंगे। तो डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंज है वो एजुकेशन है, कि हम अपने वोटर को एजुकेट करें। और फिर डेमोक्रेसी जो है जब एक दफ़ा आए तो उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ, फ्री फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के साथ उसको चलाया जाए। तो डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम एजुकेशन है। अगर एजुकेशन ठीक होगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो एजुकेशन होगी। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। और ये एक जो हमारा जो पॉलिटिकल राइट है, जब तक हम इसको सही तरह से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम एम्पावर नहीं हो सकते हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान आपको पता है कि एक डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान के डेमोक्रेसी होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जिस चीज़ को पहुंचता है वो ये है कि पाकिस्तान में कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको कॉम्प्लीमेंट करती है डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर को एग्जिस्टेंस को हमने वैल्यू करना होता है, सब मिलके रहते हैं। को एग्जिस्टेंस के साथ वन वोटर वन वोट और वन वोटर वन वोट की हम बात करते हैं। और हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है टॉलरेंस। और टॉलरेंस के लिए ज़रूरत इसी चीज़ की है कि एक इंसान जो है उसकी वैल्यू एक ही हो, और हम उसके राइट्स को उसके राइट्स को अपनी ड्यूटी समझ के परफॉर्म करें। एक डेमोक्रेसी का ताल्लुक एजुकेशन के साथ निकलता है, दूसरा डेमोक्रेसी का जो राइट ताल्लुक निकलता है वो बनता है ह्यूमन राइट्स के साथ। और एक जो तीसरा बड़ा टेंजिबल सा ताल्लुक बनता है वो ह्यूमन राइट्स के अंदर ही अगर हम जाएं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बनता है। ठीक है। तो अगर मीडिया की बात हो तो फ्रीडम ऑफ प्रेस आ जाएगा, अगर आम बंदों की बात हो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर क्रिएटिव लोगों की बात हो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जब हम बात करते हैं कि इट इज़ डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग, तो हम ये बात करते हैं कि जब लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज करते हैं और गलत गवर्नमेंट होती है तो वो सफ़र करते हैं। वो गलत गवर्नमेंट, अगर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो मोनर्की भी हो सकती है, क्योंकि उसकी पावर को हम चैलेंज कर देते हैं। ठीक है।
और अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करती है, पर्टिकुलरली वुमेन को। यूएन का जो अभी ऊपर डॉक्यूमेंट है उसमें से मैंने आपको एक सर्व दिया, उसमें वुमेन वाला पोर्शन भी शामिल है। लेकिन वुमेन एंड डेमोक्रेसी यूएन का एक आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा मेरी ड्राइव के अंदर, उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। और इसी डेमोक्रेसी को हम अगर आगे जाके देखें तो आप इसको रिलेट, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, और अकाउंटेबिलिटी के हम कहते हैं जी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है जी, गुड गवर्नेंस नहीं है। तो गुड गवर्नेंस तब होती है जब अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी होगी तो लोगों को पता होगा कि दे वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वट एवर दे डू। तो हमारे पास एक गुड गवर्नेंस की साइड से डेमोक्रेसी निकल आती है। और डेमोक्रेसी में होप्स एंड हर्डल्स की बात भी होती है। तो जो होप्स हैं वो यही है कि एजुकेटेड इलेक्टोरेट होगा, ह्यूमन राइट्स की ट्रायम्फ होगी, किस तरह से हम लोगों को उनके राइट्स दे रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक गवर्न कर रहे हैं, उनके बनाए हुए लॉज के मुताबिक चला रहे हैं, और किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो लोगों की भलाई का ख्याल रखेगी। और हर्डल्स भी यही हैं कि हमने किस तरह से डेमोक्रेसी को एज अ प्रैक्टिस, एज अ कल्चर इस्टेब्लिश करना है, इसको फ्रीक्वेंट रखना है, इसको कंटिन्यू करवाना है, सस्टेन करना है, अपने वोटर को इन्फॉर्म करना है, मीडिया को फ्रीडम देनी है, किस तरह से एजुकेट करना है। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आपका इससे जो है वो घूम रहा होता है। ठीक है। सो गुड गवर्नेंस में भी डेमोक्रेसी, जाहिर बात है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ट्रायम्फ होगी तो गुड गवर्नेंस आ जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर वो फोकस कर रहा होता है तो आपको गुड गवर्नेंस आ जाता है। अगर वो यूनिवर्सली बात कर रहा हो तो फिर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आ जाता है। लेकिन टॉपिक कोई भी हो, अगर वो डेमोक्रेसी आपको देता है किसी भी एंगल से, तो डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान की केस स्टडी आपने लाजमी देनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात का ख्याल रखिएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान को डिस्कस किया जाए। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कीजिए जो मैंने आपके साथ इस पे, ये जो डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किया है, यू हैव टू गो थ्रू इट। इसकी आप आउटलाइन बना सकते हैं। और मेरी गूगल ड्राइव का लिंक आपके पास है, उसको खोल के उसके अंदर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स, इन्हीं आर्टिकल्स जिनके एक्सर्ब्स हैं, इनके फुल लेंथ आर्टिकल्स मौजूद हैं। आपके पास टाइम है तो जस्ट गो थ्रू देम। उसमें से आप एक एक्सटेंसिव अपनी जो है वो आउटलाइन भी बना सकते हैं। Democracy is a very good subject to prepare for your paper. I wish you best of luck for your exams. Thank you so much.